हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम हिंदी ए सब्जेक्ट के जो सेकंड यूनिट है, यूनिट नंबर 2 है, इसका जो लेसन नंबर 3 है, लेखन के विविध रूप। तो आज की इस क्लास में इस लेसन को हमें कंप्लीट करना है। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास है, मतलब कि इसी लेसन की जो पार्ट 1 की क्लास है, उसमें हमने इस लेसन के आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे प्रीवियस क्लास में कवर नहीं हो पाए थे। तो आज की इस क्लास में हमें उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है और इस लेसन को कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो यहाँ से चैप्टर आउटलाइन है कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमने अपने पार्ट 1 की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है ये 3.13 जो है, संवाद, अभिप्राय और स्वरूप, यहाँ से स्टार्ट करना है। इससे पहले डायरी लेखन के उदाहरण, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को हम अपने पार्ट 1 की क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर आपने पार्ट 1 की क्लास नहीं देखा है इसी लेसन का, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको जरूर से देखना। देन उसके बाद में आज की क्लास देखना, तो आपको बेटर तरीके से, सही तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई जो लेसन है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरीके से लेसन को कंप्लीट करते हैं। अगर कोई छोटा सा है, उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक ही क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, इस वजह से इसको हमने डिवाइड कर लिया था। तो आज की जो क्लास है हमारी पार्ट 2 क्लास है। तो आज की इस क्लास में हम इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये जो लेसन है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक देख सकते हो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें आज की इस क्लास में डिस्कस करना है और इस लेसन को कंप्लीट करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ से आज की क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है, संवाद, अभिप्राय और स्वरूप। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि संवाद होते क्या है। हिंदी में जो संवाद है इसके लिए अनेक पर्याय विद्यमान है, जैसे कि वार्तालाप हो गया, कथोपकथन हो गया, बहस हो गया, वाद विवाद हो गया आदि। तो हम संवाद को इस तरीके से काफ़ी सारे नाम देते हैं। हम इसको वार्तालाप भी कह देते हैं, बहस भी बोल देते हैं। इस तरीके से काफ़ी वर्ड्स जो है हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, जिसको हम संवाद के साथ में देखते हैं। सामान्यतः क्या होता है, अगर जनरली बात करें, नॉर्मली बात करें, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर बातचीत होता है तो उसी को हम बोलते हैं संवाद। जैसे कि अगर आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल कॉलेजेस में, अगर आपके सामने कोई भी है, अगर आप उससे बातचीत करते हो, तो आप दोनों के बीच में ये जो बातचीत हो रहा है उसी को हम बोलते हैं संवाद, जिसको हम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इस प्रकार जो संवाद है वो विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मतलब कि जो संवाद है वो क्या है, एक माध्यम बन जाता है अभिव्यक्ति का। अब अभिव्यक्ति क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम अपने लाइफ में, चाहे हमारे एक्सपीरियंस हो, चाहे हमारे पास में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी बात हो जिसको हम दूसरे के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जो कि हमें किसी और के साथ में शेयर करना है, तो हम उसको संवाद के द्वारा, हम उसको कम्युनिकेशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा ही शेयर करते हैं। जो संवाद है वो आमने सामने बैठकर भी हो सकता है और एक दूसरे से दूर रह के भी स्थापित किया जा सकता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि आप किसी से फेस टू फेस भी बातें कर सकते हो, और हो सकता है कि जिससे आप बात कर रहे हो वो आपके सामने अवेलेबल ना हो, आपके सामने उपस्थित ना हो, तो आप क्या करते हो, फ़ोन्स का यूज़ करते हो, कॉल्स के यूज़ करते हो, मैसेजेस का यूज़ करते हो। तो इन सभी के द्वारा भी क्या करते हैं, हम किसी दूर व्यक्ति के साथ भी अपना जो भी चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं वो ईजिली शेयर कर सकते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जो संवाद है इसके काफ़ी सारे माध्यम विकसित हो चुके हैं, जैसे कि दूरभाषा हो गए, इंटरनेट हो गए, पत्र हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे माध्यम हैं जो कि हमारे लिए अवेलेबल है। हम किसी चीज़ का भी यूज़ करके किसी के साथ में भी बातचीत कर सकते हैं, चाहे हमारा कोई भी पर्सन, जो भी हमारे रिलेटिव्स है, चाहे कितने भी दूर रहते हो, हम उनसे ईजिली संवाद कर सकते हैं। यह संवाद के माध्यम होते हैं। संवाद जो है ये साहित्य संवाद का एक विशिष्ट माध्यम है। इसमें जो लेखक है वो पाठक के साथ में संवाद स्थापित करता है। मतलब कि वो क्या करता है, बातचीत के द्वारा आपस में एक संबंध स्थापित करता है। साहित्य की जो नाटक विधा है ये संवाद का एक चिर परिचित माध्यम है, जिसमें हम जीवन का चयन करके दर्शकों को एक नई दिशा जो है हम उसको प्रदान करते हैं। वैसे तो संवाद का एक भेद एकालाप भी है, लेकिन जो एकालाप में कम से कम पात्र के सम्मुख दर्शक भी होता है और उसके कथन को सुनता भी है और आनंद भी लेता है। मतलब कि सिर्फ बोलने के साथ ही हम उसको सुनते भी हैं और उसके जो एक मज़े हैं, जो एक इंजॉय है, वो भी यहाँ पे साथ साथ लेते हैं। समाचार पत्र एवं दूरदर्शन में क्या होता है, जो संवाद प्रेषण है
जो संवाद को दूसरों के साथ में शेयर करेगा, वो जो प्रेषक व्यक्ति है उसको हम संवाददाता कहते हैं। मतलब कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमसे जो भी बता रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, संवाददाता। जैसे कि आप टेलीविज़न वगैरह में देखोगे, टीवी में देखोगे, वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप न्यूज़ की देख लो या किसी मूवी की देख लो, उसमें क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कुछ ना कुछ। तो सामने टीवी में जो भी हमें कुछ भी चीज़ को बता रहा है उसको हम बोलते हैं संवाददाता। संवाददाता जो है समाचार के रूप में संवाद प्रस्तुत करते हुए संवाद की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको निभाता है। जैसे कि आप देखोगे न्यूज़ वगैरह में हम सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, और सामने जो भी उस न्यूज़ के रिपोर्टर होते हैं वो हमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संवाददाता। वस्तुतः क्या होता है, संवादों का जो क्षेत्र है, इसका जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। नाटक के अलावा काफ़ी सारे उपन्यास हो गए, कहानियाँ हो गए, पत्र हो गए, ये सारे भी हमारे संवाद के एक पार्ट्स माने जाते हैं। उपन्यासों के जो संवाद है, क्योंकि पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं इसलिए लंबे लंबे होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं। इसमें विश्लेषण की जो संभावनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। उनकी भाषा भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती है। कहानियों में जो संवाद है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि कहानियों का जो धरातल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता है। इसलिए जो संवाद है ये छोटे और सार्थ गर्भित होते हैं। और उसके साथ में जो समाचार पत्र है, दूरदर्शन है, या दूसरे कोई समाचार चैनलों में जो संवाद लिखे जाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सामयिक जो विषय होते हैं, जो घटनाएं होते हैं, इनका हम सापेक्षिक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब कि उसको एक डिटेल्स में देख सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जो संवाद विषय है वो एक सटीक माध्यम हो जाता है। संवाद के क्रम में जो भी एक लेखक होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता है, फ्री हो जाता है, एवं अनौपचारिक रूप से अपने विचारों को रखता है। तो वो फ्रीली होके, मतलब कि बिल्कुल फ्रीडम की तरह अपने, मतलब किसी भी चीज़ से बंधक ना होके फ्रीली बात करता है और अनौपचारिक तौर से अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। साथ ही संवाद में शारीरिक भंगिता बहुत ही अनकही बातों को कह जाती है कि हमारा जो एक शारीरिक है, मतलब कि हम किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये सब भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अतः संवाद का जो फलक है लेखक की अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। समाज के इस संवाद को संवाद लेखक नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। अतः संवाद जो है एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें जो संवाद लेखन है वो वक्ताओं की संपूर्ण भागीदारी को खुद ही महसूस करते हुए संवाद लेखन का दायित्व निभाता है। अब इस लाइन को मैं आपको इजीली समझाती हूँ। जैसे कि देखो, अगर आप अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से बातचीत करते हो तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं। वहीं अगर आप मान लो आपके कॉलेजेस में कोई फंक्शन है, या आपने स्कूल टाइम में देखा होगा कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ को प्रस्तुत करना है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि हम कौन कौन से लाइन को यूज़ करें, हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन दें, किस तरीके से वन बाय वन सारी चीज़ों को दूसरों के सामने में प्रेजेंट करें। तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कहीं मेरा जो एक लोगों के सामने कहीं थोड़ा सा वैसा इंसल्ट ना हो जाए, या अगर ना भी इंसल्ट हो तो भी हमारे मन में इस तरीके से बातें चलती रहती है जिससे हमारा जो एक सामने वाले पर्सन के सामने में जो एक गलत व्यक्तित्व है वो ना दिख जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का हमारे मन में चलते रहते, इसलिए कहते हैं कि संवाद जो है हर जगह इजी नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है, क्योंकि संवाद को यहाँ पर जो लेखन है वो दायित्व निभाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पर हमें सिर्फ बोलना है और सामने हमारे सुनने वाले काफ़ी सारे पर्सन हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मन में झिझक हो जाती है कि हमें क्या करना है, खुद ही सब चीज़ को बोलना है। तो क्या हम सही तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, या जिन भी लाइन्स को हम यूज़ करें क्या वो सही है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक जो डर है, छोटे सा डर हो जाता है, ये हमारे मन में चलता रहता है। इस वजह से संवाद को थोड़ा सा जटिल माना जाता है। अब संवादों का महत्व समझेंगे कि इसकी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले देखो, जो संवाद है वो किसी भी व्यक्ति को मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक मीडियम होता है, माध्यम होता है। क्योंकि संवाद में हम क्या करते हैं, मान लो आपको फैमिली में से किसी मेंबर से बात करना है, तो आप क्या करोगे, अगर वो सामने आपके हैं तो आप फेस टू फेस बात कर लोगे। अगर वही व्यक्ति दूर है तो आप फ़ोन का यूज़ करोगे, कॉल करोगे, या उनको वीडियो कॉल करोगे, या उनको मैसेज करोगे। तो इस तरीके से बातचीत करोगे। तो चाहे हमारे सामने हो चाहे हमारे दूर हो, हम क्या करेंगे, संवाद में किसी भी मीडियम का यूज़ करके, किसी भी माध्यम का यूज़ करके उनके साथ में एक कम्युनिकेशन को जारी रखेंगे। जो संवाद है वो हमारे जीवन से जुड़ा होता है,
इस वजह से इसके द्वारा जो संप्रेषण है कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, इस वजह से ये हमारा जो कम्युनिकेशन का कार्य है ये पूरा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। अब नाटकों के जो संवाद है ये वास्तविक जीवन के संवाद की तुलना में कहीं अधिक लंबे और संतुलित होते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप देखोगे कई बार इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं, चाहे स्कूल में करवाए, चाहे कॉलेजेस में करवाए, कहीं पे भी करवाए, तो यहाँ पर नाटक के द्वारा अगर कोई भी संवाद को दिखाया जा रहा, कोई भी कहानी बना के, कोई भी नाटक बना के, तो वहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा जो संप्रेषण है, मतलब कि बातचीत है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और संतुलित होते हैं। संतुलित का मतलब ये है कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, हम पहले से ही लाइन को पहले से लिख के रख लेते हैं या पहले से याद करके लिख लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो हेल्दी बन जाता है, संतुलित बन जाता है। रोजगार के जीवन में प्रयुक्त संवाद जो है अनौपचारिक होने के कारण छोटे छोटे और बोलचाल की भाषा में होते हैं। नॉर्मली हमारे लाइफ के साथ में छोटे छोटे होते हैं, बोलचाल की भाषा के रूप में होते हैं कि जिस भी लैंग्वेजेस का हम यूज़ कर रहे हैं हम उसको अनौपचारिक तौर से ईजिली यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम उपन्यास की बात करें, कहानी की बात करें, आत्मकथा की बात करें, तो यहाँ पर जिस भी संवाद को प्रयुक्त किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा विश्लेषणात्मक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्णनात्मक होने के कारण काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया होगा इस तरीके से स्कूल में या आप कॉलेजेस में, तो आपने देखा होगा वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपकी प्लानिंग काफ़ी पहले से चलती रहती है कि हमें क्या करना है, किस किस लाइन को यूज़ करना है, किस तरीके से सारे रोल को वहाँ पे प्ले करना है। तो आप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण करते हो, काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, एनालाइज करते हो, काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्कस करते हो। तो यहाँ पर जो भी हमारा संवाद है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं इस वजह से। वर्णन के द्वारा क्या होता है कि पात्रों के जो सूक्ष्म मनोभाव है, प्रतिक्रियाओं हैं, उनका संकल्प विकल्प है या विचार वितर्क है आदि का जो प्रभावशाली चित्र है वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस काम के लिए संवादों का सहारा लिया जाता है ताकि किसी भी चीज़ को अगर हम संवाद के थ्रू बता रहे हैं तो अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सके। यही नहीं, जो संवाद पात्रों को सजीव बना देते हैं और कथात्मक में देखोगे नाटकीयता का समावेश भी उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी संवाद का कोई भी विशिष्ट वाक्य पूरी रचना का केंद्र बिंदु साबित हो जाता है, मतलब कि हमारे पूरे संवाद में कुछ लाइन या कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं जो कि बिल्कुल केंद्र बिंदु हो जाते हैं, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। संवाद जो है वो कथा वस्तु के विकास हो गए, चाहे पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक सिद्ध होते, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इस वजह से संवादों की जो भाषा है वो पात्र अनुकूल होती है। पात्र अनुकूल का मतलब ये है कि जिस भी पर्सन के द्वारा संवाद किया जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। यदि कोई व्यक्ति, मान लो कोई भी जो शिक्षक है, अगर पात्र है मतलब वो पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसके संवादों में शब्द चयन, मतलब किस किस वर्ड्स का वो यूज़ कर रहा है या किस भी तरीके से वो बोल रहा है, वाक्य गठन किस तरीके से है, उसी के अनुसार शुद्ध और मानक होगा। यदि कोई व्यक्ति जो है वह शिक्षित नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा या चाहे ग्रामीण होगा, तो उसके संवादों में ग्रामीण बोलचाल के थोड़े से वर्ड्स ऐसे यूज़ में दिखेंगे। यदि संवाद बोलने वाला व्यक्ति काफ़ी गंभीर प्रकृति का है तो जो जिन भी वर्ड्स को यूज़ करेगा, जो भी बोलेगा, उसका जो शैली है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होगी। यदि एक विनोदी स्वभाव का होगा तो उसका संवाद भी जो है वो विनोद शैली में ही होंगे। संवाद में वर्तमान काल का प्रयोग होता है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, जिससे जो कार्य है वो अत्यंत निकट आंखों के सामने जान पड़ता है कि हमें लगता है कि इस चीज़ें बिल्कुल हाल फिलहाल में या आज के टाइम में ही वो चल रही है। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि संवाद लेखन के महत्व को बताते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संवाद लेखन की प्रक्रिया। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जब भी किसी भी संवाद को लिखा जा रहा है तो संवाद को लिखते समय सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कथा वस्तु अथवा विषय वस्तु का विश्लेषण, कि हम जो भी कथा वस्तु को कर रहे हैं या जो भी विषय को, मतलब कोई भी जो हमारा टॉपिक है उसको हम किस तरीके से विश्लेषण करें, किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे संवाद के पूरे प्रोसेस के अंदर। इसके पश्चात में क्या होता है, इसके पश्चात उसके सही क्रम में संवादों का जो है वो समायोजन ऐसा होना चाहिए कि कथा का उचित विकास भी हो सके और क्रम का भी भली भांति निर्वहन हो सके। मतलब कि जिस भी चीज़ को हम संवाद में डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे, वर्णन कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से क्रम में होना चाहिए ताकि सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी रहे और उसका कथा का जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सके, मतलब कि वो इफेक्टिव हो सके।
और कर्म का भी जो उसका एक मतलब लिखने का जो एक तरीका है, स्टेप है, वो भी भली भांति होना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें जो बिल्कुल एक इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। जो संवाद है ये पात्र अनुकूल होना चाहिए, देश काल वातावरण के अनुरूप होना चाहिए, कि संवाद को सबसे पहले उस व्यक्ति के अनुकूल होना चाहिए जो कि संवाद को कर रहा है, बोल रहा है, और देश काल होना चाहिए, मतलब देश काल हमारे मतलब जो आजकल टाइम में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें संवाद में लिखे जाने वाले या बोलने वाले वर्ड्स को यूज़ करने चाहिए। जो संवाद है काफ़ी ज़्यादा संक्षिप्त होने चाहिए, तो उच्चारण में असुविधा नहीं होती है, मतलब कि कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं जिनको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो वर्ड हमें नहीं आता है, लेकिन उसको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो ऐसे वर्ड्स को हमें इग्नोर करना है, यूज़ नहीं करना है। हमें ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने हैं जो कि हमारे उच्चारण में ईजिली हम उसको बोल सकें। जैसे कि कौतूहल उत्पन्न करने के लिए संवादों को नाटक के रूप में रखा जाता है। संवाद की जो भाषा है बिल्कुल पात्र अनुकूल होना चाहिए, अभी उन्होंने डिस्कस किया था। साथ ही जो भाषा अभिव्यक्ति को पूर्णतः स्पष्ट होने वाली होनी चाहिए, कि हम जिस भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाला ना हो। और जिसके साथ में भी संवाद करें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सामने वाले पर्सन को उस लैंग्वेज की नॉलेज है या नहीं है, या हमें उसके अकॉर्डिंग कौन से लैंग्वेजेस का चूज़ करना है। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। भाषा बिल्कुल सरल स्पष्ट होना चाहिए। जो हमारे एक दार्शनिक और वैचारिक संवादों है में गंभीरता का काफ़ी ज़्यादा पुट होता है, काफ़ी ज़्यादा गंभीरता रहती है। इस वजह से जो संवाद लेखन के समय जो लेखक है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि गंभीरता को बनाए हुए रखते हुए, मतलब गंभीरता है चलो ठीक है ओके, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें सरल लैंग्वेजेस का यूज़ करना है, सरल भाषा का प्रयोग करना है। मुहावरे आदि के प्रयोग से संवादों की जो प्रभावशीलता है वो बढ़ती है, कि अगर हम क्या करेंगे बीच में अगर हमारे संवाद में मुहावरे आ जाते हैं तो उस लाइन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, क्योंकि जो मुहावरे हैं वो होते तो छोटे हैं लेकिन वो अपने पीछे में काफ़ी ज़्यादा मीनिंग बताते हैं। अतः इसका जो यथास्थान का जो प्रयोग है वो करना चाहिए। हास्य व्यंग की संवादों को संजीव बनाते, संवादों में काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता बहुत ज़रूरी मानी जाती है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें सभी को पता होना चाहिए कि जब भी कम्युनिकेट करें तो ईजी से ईजी लैंग्वेज का यूज़ करना है, ईजी तरीके से उसको हमें स्पष्ट करना है, व्याख्या करना है। इसे सुनने और पढ़ने से वही अर्थ निकलना चाहिए जो एक्चुअल में जो लेखक है वो उसको व्यक्त करना चाहता है, कि हमें क्या करना है, इस तरीके से बोलना है, ये इस तरीके से उसको बताना है, ताकि सामने वाला पर्सन उसको उसी तरीके से समझ सके जिस तरीके से हम उसको बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब इसके बेस पर यहाँ पर बहुत पर्सन है, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। उसके बाद में जो अभी तक हमने संवाद को डिस्कस किया है इसके बेस पर अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये एग्जाम्पल आप इसको रीड करना, काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा फ़नी है, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ किया गया है उसको आप पढ़ोगे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इसको ज़रूर से पढ़ना, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप इसको ज़रूर से रीड करना। इसकी जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, या आप इसको एसओएल के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये एसओएल वेबसाइट के वहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया पीडीएफ है, जो कि आपका सिलेबस है हिंदी ए सब्जेक्ट का। तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो इसको आप ज़रूर से रीड करना। उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉग लेखन और इसका अभिप्राय। हम थोड़ा सा ब्लॉग के बारे में देखेंगे। जो ब्लॉग होते हैं उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इनका जो लेखन है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो जो व्लॉग है इसको देख के आपको क्या आइडिया लग रहा होगा। इसको देख के या ये जो टॉपिक है इसको देख के आपके माइंड में चल रहा होगा कि आजकल जो क्या होता है, लोग अपने पर्सनल लाइफ को ही यूट्यूब वगैरह पे रिकॉर्ड करके शेयर कर देते हैं। अब आपका आइडिया यही लग रहा होगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो उसी से रिलेट है। इस वजह से मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दी कि आपको समझने में इजी होगा। कि देखोगे यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियो आजकल मिल जाते हैं, चाहे वो उनके लाइफ के बारे में हो, चाहे उनके जॉब प्लेस के बारे में, मतलब लोगों का जो भी मन करता है वो एक व्लॉग के रूप में आजकल वहाँ पर शेयर करने लगे। तो इसी को बोलते हैं व्लॉग लेखन, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिया गया है, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अपने विचारों को कि मतलब कि हमारे जो भी थॉट्स है, जो भी ओपिनियन है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको डिजिटल मीडिया या एक वेबसाइट के माध्यम से
ऑनलाइन प्रकाशित करना ही व्लॉगिंग कहलाता है। मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ को शेयर करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया का यूज़ करके या किसी वेबसाइट का यूज़ करके, तो यहाँ पर ये जो ऑनलाइन प्रकाशित होता है, पब्लिकेशन होता है, पब्लिश होता है, यही कहलाता है व्लॉगिंग। तो यहाँ पर देखोगे, जब हम किसी खास विषय पर कोई भी लेख लिखते हैं या इसे एक वेबसाइट पर प्रकाशित कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, व्लॉग लेखन। कि मान लो हमने कोई भी चीज़ को लिखा है, मान लो कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई भी कहानी हो सकती है, कुछ भी चीज़ है जो कि किसी भी व्यक्ति की एक पर्सनल चॉइस है, उसका इसमें इंटरेस्ट होगा, तो किसी भी इस तरीके से लिख के और उसको किसी भी इस तरीके से वेबसाइट पर शेयर कर देना, ये व्लॉग लेखन कहलाता है। या यूँ कहें कि अपने विचारों को डिजिटल मीडिया के द्वारा दूसरों तक पहुँचाने की जो आर्ट है, कला है, इसी को ही हम व्लॉग लेखन कहते हैं। व्लॉग लेखन में क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने विचार को लिखता है और एक वेबसाइट या किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। कि देखोगे कई बार ऐसा नहीं है कि लोग अपने लाइफ के बारे में ही करें, कई बार क्या करते हैं, काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें रहते हैं जो कि पर्सन रिकॉर्ड करते हैं या उसको एक लिख के रिटर्न फॉर्म में भी उसमें एडिट करके और उसको शेयर कर देते हैं, तो लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसी को ही हम व्लॉग कहते हैं। यहाँ पर जो ये व्लॉग का मतलब एक प्रकार से वेबसाइट से ही है, जिसे लोग एक डिजिटल डायरी की तरह उपयोग करते हैं। यहाँ पर वे अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हो गए, अपने विचार हो गए, मतलब थॉट्स हो गए, अपनी इच्छाएं होगी कि हमारा किस में इंटरेस्ट है, अपनी जानकारियाँ होंगे कि हमें किस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आदि को लिखते हैं। अब ये जैसे कि ये क्लास ही देख लो, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मेरा इसमें थोड़ा सा नॉलेज है, इस वजह से मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि जो नॉलेज मुझे है या जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, मैं आपको ईजी तरीके से समझा सकूँ। वैसे तो ये हिंदी सब्जेक्ट है, आप इसको खुद भी देख सकते हो, खुद भी समझ सकते हो, लेकिन हो जाता है कई बार कि हम अगर सामने वाले पर्सन से सुन ले तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी एक व्लॉगिंग का ही टाइप है, जहाँ पर मैं अपने नॉलेज को, मैं अपने इंटरेस्ट को आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। फ़ोटो भी आकर्षक बनाने के लिए लगाते हैं कि उसको थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग करते हैं। प्रारंभ में जो व्लॉग है उसको हम वेब व्लॉग कहा जाता था। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता तो आप इस लाइन को ज़रूर से यूज़ करना कि स्टार्टिंग में जो व्लॉग है आजकल जिसको हम व्लॉग बोलते हैं, इसको वेब व्लॉग कहा जाता था। अगर हम भी अपना स्वयं का हिंदी व्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो हम ये काम कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं, कि तुरंत ही कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आजकल लोगों को देखोगे तुरंत ही वीडियो बनाते हैं, तुरंत ही उसको अपलोड कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका हमारे लाइफ में। तो जिसका भी इसमें इंटरेस्ट रहे तुरंत ही करने लग जाता है इन सारी चीज़ों को। इसके लिए हमको निम्नलिखित की ज़रूरत होती है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले हमें डोमेन नाम का, होस्टिंग प्लान का, थीम का, जो हमारी प्लगइन्स है, इन सभी का ज़रूरत हमें इस चीज़ के लिए पड़ती है। यदि हम अपना नया व्लॉग शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास में इसके लिए बहुत सारे वर्डप्रेस जो प्लगइन है वो अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। हम जिस साइट का प्रयोग करते हैं उसका नाम भी जो WP हिंदी, इस प्लगइन की सहायता से हम आसानी से हिंदी व्लॉग लिख सकते हैं। हम हिंदी के अलावा भी काफ़ी सारे जो दूसरे लैंग्वेजेस है, भाषाएं हैं, इनको भी हम व्लॉग, इसमें भी हम व्लॉग को लिख सकते हैं। इसके लिए हमें उस भाषा की थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसका यूज़ करके हम इसको ईजिली तरीके से लिख सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में हिंदी में व्लॉग कैसे लिखें, कि अगर मान लो कोई भी रिटर्न फॉर्म में यूज़ करता है या वो अपने व्लॉग को हिंदी में दिखाना चाहता है, तो वो किस तरीके से लिखेगा। हिंदी में व्लॉग को लिखने के लिए हमको उस विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बस हमें उस टॉपिक के बारे में, उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पता होगा तो देखो, स्टार्टिंग में कोई भी किसी चीज़ को शेयर करता है तो उसका सिर्फ उसमें मन है, इंटरेस्ट है, उसको नॉलेज है, इसलिए ही वहाँ पर जाता है फर्स्ट टाइम। उसको उस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जब वो सिर्फ वहाँ पे जाता है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखने लग जाता है। तो सेम वही चीज़ को यहाँ पे बता रखा है कि हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए जिस चीज़ को हम शेयर करेंगे, और इस विषय को सीखने की जो प्रबल इच्छा होनी चाहिए, कि उसमें थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तभी हम उस काम को लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले जिस विषय पर, जो भी हमारा टॉपिक है, उस पर लेख लिखना चाहते हैं, उस विषय की सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है, मान लो ये तो हिंदी सब्जेक्ट है, मैं आपको साथ साथ ही डिस्कस कर देती हूँ, कोई थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मान लो मैं खुद भी या कोई दूसरा पर्सन भी थोड़ा सा उसको पहले ही रीड कर लेता है, ताकि जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा और इंक्रीजमेंट हो सके, थोड़ी सी और बातें हमें पता चल सके, ताकि जब हम सामने वाले पर्सन को समझाएंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से बता सके। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, जिस भी विषय पर हमें लेख लिखना है, सबसे पहले
पहले उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि पहले किसी दूसरे व्लॉगर ने इस टॉपिक पर कोई लेख तो नहीं लिखा है। इसके बाद हम अपने शब्दों में किसी स्टाइल में व्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस जो भी चीज़ को हम शेयर करना चाहते हैं क्या इसके रिगार्डिंग किसी और ने भी शेयर किया है, किसी और ने भी व्लॉग बनाया, अगर बनाया तो किस तरीके से बनाया। इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्लॉग है ये किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे की कॉपी करते हैं तो यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है, जिससे हमारा पूरा व्लॉगिंग है जो वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम व्लॉगिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। इसे कंटेंट राइटिंग की दुनिया में साहित्य चोरी कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। इस वजह से खुद के शब्दों में ही व्लॉग लिखना चाहिए। हमारी जो रचनात्मकता ही व्लॉग की ताकत होती है कि हम किस तरीके से क्रिएटिविटी करते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ों को वहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो यही एक आर्ट हो जाती है जो कि हमारे व्लॉगिंग में एक ताकत के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ के रूप में हमारी हेल्प करती है। जैसा कि अगर हम जैसे भी लिखें, अपने शब्दों में लिखें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली हम सारी चीज़ों को बताएं, बट जैसा भी लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से, इसी तरीके से एक्सप्लेन करें जैसा हमें आता है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे लेखन की जो कला है, जो आर्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाती है। ब्लॉग लिखने से पहले गूगल पर सबसे ज़्यादा कौन सा कीवर्ड सर्च हो रहा है ये जान लेना चाहिए। ब्लॉग में व्यर्थ चीज़ों को नहीं लिखना चाहिए। यदि हम हिंदी में लिख रहे हैं तो मात्राएं, शब्दों, व्याकरण का ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि अगर हमारी जो चीज़ है वो हिंदी लैंग्वेज में दिखाई दे तो हमें सारे मात्रा का, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर हम इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्पेलिंग का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से सारे व्याकरण का, ग्रामर का हमें ध्यान में रखना है। जो भी वर्तनी दोष है वो नहीं होना चाहिए। व्लॉग लिखने के लिए कोई साइट उपलब्ध है तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। व्लॉग इसके द्वारा लिखा जाता है, वो व्लॉगर कहलाता है। मतलब कि जो व्लॉग को लिखने वाला व्यक्ति होता है उसको हम व्लॉगर बोलते हैं। तथा जो व्लॉगर द्वारा जो भी कंटेंट या जो भी लेख लिखा जाता है उसको हम व्लॉग पोस्ट कहते हैं, या व्लॉग पोस्ट कहलाता है। जो व्लॉग का जो पेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, ताकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट ले सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इमेज का, चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारे व्लॉग से रिलेटेड थे। अब आप ज़रूर से बताना कि आप में से जो भी इस क्लास को ले रहे हैं, आप में से कौन ऐसे व्लॉगर है जो कि इस तरीके से काम को कर रहे हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की ओर जा रहे हैं। तो ज़रूर से बताना इस चीज़ को, अगर आप में से कोई व्लॉगर है या नहीं है। अगर आप में से कोई है भी तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करना। उसके बाद में नेक्स्ट है व्लॉग लेखन का उद्देश्य और प्रक्रिया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, मान लो एक सच में अगर वो एक व्लॉगर है तो वो इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से खुद ही समझ रहा होगा, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहा होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाकी जो नहीं करते उनको मैं समझा रही हूँ तो उनको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम उसके उद्देश्य के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और इसके पूरे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्लॉग बनाने के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारा कोई बिजनेस है, मान लो कोई हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हम व्लॉगिंग के जरिए अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर चाहे तो हम इसको एक पर्सनली वक्ता के रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। जैसे कि आजकल देखोगे आप कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसको व्लॉगिंग के थ्रू उसको प्रमोट किया जाता है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि व्लॉगिंग में आजकल लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी कंपनी के द्वारा अपने बिजनेस का प्रमोशन किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, तो काफ़ी जल्दी वो लोगों तक पहुँच जाती है। इस वजह से आजकल सारे बिजनेसमैन इस चीज़ को यूज़ करने लगे हैं। मुख्यतः बात करें तो हम निम्नलिखित 8 प्रकार के व्लॉगों को व्लॉग जो है उसको हम बना सकते हैं। सबसे पहले हो गया पर्सनल व्लॉग, जो कि हमारे एक पर्सनली तौर पर रहते हैं, जिसमें मतलब एक जो आदमी है वो पर्सनली अपना निजी व्लॉग बनाता है। ग्रुप में भी हो सकता है व्लॉग, जो हमारे एक नीचे व्लॉग है, मतलब कि जो विषय आधारित है व्लॉग है। उसके बाद में जो एक हमारा मल्टी हो गया, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर व्लॉग बनाते हैं। हमारा एक माइक्रो हो जाता है, जिसमें हम सूक्ष्म विषय पर आधारित कोई भी व्लॉग को बनाते हैं। हमारा कॉरपोरेट व्लॉग हो जाता है। हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे एफिलिएटेड व्लॉग हो जाते हैं, मीडिया व्लॉग हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी ये 8 टाइप के हैं, जिसमें से किसी में भी कोई भी जो व्लॉगर है इन सभी में से किसी एक का पार्ट माना जाता है।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, इसके बेस पर अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में देखो यहाँ पे निष्कर्ष आ गया, मतलब कि जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमने पूरे लेसन में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो मनुष्य की जो अभिव्यक्ति है कि ललक ने लेखन की कला को जन्म दे दिया है, कि ये आजकल लेखन की जो आर्ट चली आ रही है वो ये सारे जनरेट होती जा रही है। लेकिन जो लेखन के औपचारिक अनौपचारिक जो रचनात्मक है वो रूपों की विविधता से साहित्य हो गए, कला हो गए, सिनेमा आदि क्षेत्रों में क्रांति लेके आ गया। जैसे कि आप देखोगे भी कि जैसे ही काफ़ी सारे वेबसाइट आ चुके हैं जहाँ पर लोग व्लॉग के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस ले रहे, अर्निंग भी कर रहे, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रांति लेके आ गई है। लेखन की जो एक सृजनात्मक या दक्षता ने मनुष्य के अंदर जो एक कलाकार है, रचनाकार है आदि सभी को एक अलग पहचान दे दी है, कि काफ़ी सारे ऐसे आर्ट करने वाले पर्सन हैं जिनके पास में एक अच्छा खासा आर्ट है जो कि पहले लोगों तक शेयर करना इजी नहीं था। बट अगर आज के टाइम में किसी के अंदर कोई आर्ट है तो वो उसको इजी पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका आजकल। आज डायरी हो गया, पत्र हो गया, संवाद, पटकथा, अनुच्छेद हो गया, निबंध, कहानी, कविता लेख आदि काफ़ी सारे ऐसे साहित्यिक और साहित्येतर विषयों में जो विधाओं में लेखन के विविध जो रंग है वो बिखरे हुए हैं। इसी लेखन कौशल के बल पर जो युवा वर्ग है आजीविका साध रहा है। तो ये सारा हमारा लेसन था, सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। तो फीडबैक ज़रूर से देना आज की क्लास आपको कैसे लगी। यहाँ से देखो अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गया, मतलब कि आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप पूरे लेसन को समझ के इसको ईजिली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फीडबैक ज़रूर से देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपके पास में कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग क्लासेस तो उसको भी ज़रूर से शेयर करना। चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पे आप खुद भी देख सकते हो कि काफ़ी सारे ऐसे प्लेलिस्ट है जिसमें अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करती हूँ तो पूरे प्लेलिस्ट तैयार करके देती हूँ, जिससे आप इजीली पूरे सिलेबस को ही समझ सकते हो। तो चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसको लाइक शेयर जरूर से करना क्लासेस को, साथ ही चैनल को शेयर जरूर से कर देना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है और हिंदी ये सब्जेक्ट का बस एक लास्ट लेसन रह चुका है, 4th लेसन, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वैसे तो हिंदी सब्जेक्ट को लोग खुद ही पढ़ लेते हैं, बट आजकल क्या हो गया कि थोड़ा सा यहाँ पे टफ हिंदी, बिल्कुल प्योर हिंदी का यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्योर हिंदी है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कई बारी। तो इन वीडियो के थ्रू, इन क्लासेस के थ्रू आप आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो और एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। क्लासेस को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।